समय बिना टाइम वेस्ट करे कैनफिन होम्स के एमडी और सीईओ सुरेश अय्यर साहब से बातचीत की शुरुआत करते हैं। सुरेश सर, वेलकम ऑन द शो। रिजल्ट स्क्रीन पर आएंगे आप लोग के। FY26 इस बीते फाइनेंशियल ईयर का एंड स्ट्रॉन्ग नोट पे हुआ। मतलब एनआईआई में 21% का, मुनाफे में 48% का जंप। सुरेश सर, मदद कहां से मिल गई इस Q4 में? वैसे मैंने देखा सारी एनबीएफसीज अच्छा कर गई, लेकिन Q4 में आपके लिए क्या टेलविंड्स थी? गुड आफ्टरनून। देखिए, Q4 में आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये Q4 का ही एक फिनोमिना नहीं है। ये चारों क्वार्टर में हमारे जो डिसबर्समेंट्स रहे हैं वो काफी पॉजिटिव वे एंड हुए हैं। इनफैक्ट एवरी क्वार्टर हमारा जो रहा है परफॉर्मेंस हैज बीन ऑन अ पॉजिटिव नोट। सेकंड जो हमारा बेनिफिट रहा है वो है डेलिंक्वेंसी एंड कलेक्शंस एनपीए में, जहां हमारा एनपीए परसेंटेज भी डाउन हुआ कंपेयर टू लास्ट ईयर एंड कंसेक्यूटिवली फॉर 5 क्वार्टर्स हमारा जो डेलिंक्वेंसी एब्सोल्यूट नंबर जो है वो कम हुआ है। सो बेसिकली कलेक्शन भी है प्लस डिसबर्समेंट हैज आल्सो बीन पॉजिटिव। और थर्ड पॉइंट जो पॉजिटिव रहा है वो ये है कि हमारा जो स्प्रेड है वो बड़ा ही कंसिस्टेंट रहा है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने कस्टमर्स को फुल पास ऑन 50 बेसिस पॉइंट्स का किया है रेपो रेट के कट का। सो इंस्पाइट ऑफ दैट आवर स्प्रेड जो है वो कंसिस्टेंट रहा है और हमने मेंटेन किया है बिकॉज हमारा बोरोइंग कॉस्ट पे काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। सो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस में ये हुआ है। हालांकि ये भी है कि Q4 में एक वन ऑफ मैटर भी रहा है जो है डिफर्ड टैक्स एसेट का, जो 46 करोड़ का वन टाइम इंपैक्ट रहा है, बट उसको अगर निकाल दे तो भी हमारा जो प्रॉफिट ग्रोथ है दैट इज मोर देन 20%। तो एक नहीं, मल्टीपल रीजंस हैं। डिसबर्समेंट स्ट्रॉन्ग, कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़िया, स्प्रेड्स मेंटेन करे, उन सब का फायदा इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में कैनफिन होम्स को मिलता हुआ। इनफैक्ट डिसबर्समेंट की बात करी सुरेश सर, तो मेरी रिसर्च टीम बताती है कि आपने टोटल डिसबर्समेंट्स के लिए गाइड किया था करीब 10,500 करोड़ रुपए आप लोग रिपोर्ट करेंगे, और इनफैक्ट 12 मंथ के डिसबर्समेंट्स 10,531 करोड़ रुपए पे, साल दर साल 23% का जंप। मतलब बैंग इन लाइन जो आपने गाइड करा था। अच्छा, इस ग्रोथ को कितना ईट अप करा वो प्रीपेमेंट्स ने, बैलेंस ट्रांसफर आउट्स ने? ऐसा हुआ क्या? हाँ जी, दिस पूरे सेकंड क्वार्टर से जो हमारा जो प्रीपेमेंट और बीटी आउट रहा है वो थोड़ा हाई रहा है। नॉर्मली हमारा एक्सपेक्टेशन था अबाउट 1450 करोड़ का क्वार्टरली प्रीपेमेंट और अमोर्टाइजेशन का इंपैक्ट रहेगा, लेकिन ये थोड़ा बढ़कर ऑलमोस्ट 1650 के आसपास रहा है एंड Q4 में भी 1730 करोड़ का रहा है। इसकी वजह से जो हमारा AUM ग्रोथ जो हमने प्रोजेक्ट 12% का किया था, ऑलमोस्ट 2% हमारा शेव ऑफ हुआ बिकॉज ऑफ दिस प्रीपेमेंट। जो ये प्रीपेमेंट हमारा एक्सपेक्टेड लाइंस पे रहता तो हमारा AUM ग्रोथ अराउंड 12% प्लस रहता। तो अराउंड 600 ऑड करोड़ हमारा इंपैक्ट इस प्रीपेमेंट की वजह से रहा इस साल में, मेनली बिकॉज बैंक्स और जो ये उनका थोड़ा इंपैक्ट रहा है रेट रिविजन का और रेट रिडक्शन का जो उन्होंने पास ऑन किया है। बिल्कुल ठीक, ओके। क्योंकि सुरेश सर, जो टारगेट सेट कर रहे हो आप लोग, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेट करके चल रहे हो, प्रिसाइसली वो डिलीवर करके दे रहे हो आप लोग। तो FY27 के लिए क्या तैयारी है? किस तरह की AUM ग्रोथ, किस तरह के डिसबर्समेंट नंबर्स, क्या बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कहता है, कैसा कैनफिन होम्स परफॉर्म करेगा? देखिए, इस साल हमारा जो प्रीपेमेंट ऑलरेडी हाई रहा है तो उसी के कैलकुलेशन को हमने कंसीडर किया है। 6500 अप्रोक्सीमेटली हमारा जो प्रीपेमेंट अमोर्टाइजेशन बीटी आउट रहा है, तो हमने इस साल के लिए अराउंड 7000 कंसीडर करे तो हमारा जो ओवरऑल ईयर का डिसबर्समेंट टारगेट है वो 13,000 करोड़ का है। एंड सो अप्रोक्सीमेटली 14% AUM ग्रोथ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड 13,000 करोड़ का डिसबर्समेंट इन का प्रोजेक्शन है फॉर द फुल ईयर FY27। एंड स्प्रेड और NIM मेंटेन रहेंगे, 2.75% का स्प्रेड और 3.75% का निम। एंड डेलिक्वेंसी एंड क्रेडिट कॉस्ट में भी हमारा जो गाइडेंस है वो अराउंड 15 बेसिस पॉइंट्स का है, जो कि एक्चुअली ऑन द हाई, स्लाइटली ऑन द हायर साइड है, विद अ कंजर्वेटिव बेसिस है। बट क्रेडिट कॉस्ट में भी कोई मेजर इंपैक्ट हमको दिख नहीं रहा है। अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस ऑल्सो जो कलेक्शन है, जो चेक बाउंस रेशियोज है, वो अंडर एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल है और उसमें कोई इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट दिख नहीं रहा है अभी। 14% AUM ग्रोथ FY27 में और डिसबर्समेंट्स का टारगेट 13,000।
अभी था बिल्कुल 10,530, तो ऑलमोस्ट फिर से 23% के आसपास डिसबर्समेंट में ग्रोथ Approximate. FY27 में एक्सपेक्ट करिए, है ना? बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सुरेश सर, अब तो खैर टाइम हो गया, 24-25 वो समय था जब वो कर्नाटका, स्पेसिफिकली बेंगलुरु, तेलंगाना, वो मैंडेटरी डिजिटल शिफ्ट्स हो रहे थे, खूब बैकलॉग था, खूब कंफ्यूजन था, मामला अटका हुआ था। 26 में भी उसका कुछ रब ऑफ पड़ा था क्या, या अब वो मामला पूरी तरह से सेटल है? देखिए अभी कंप्लीटली तो सेट ऑफ हुआ नहीं है क्योंकि जो जो रूरल एरियाज है अभी तक वहां ई खाता अभी तक कर्नाटका में अवेलेबल नहीं हो रहा है इजीली, जबकि अर्बन सेंटर्स में ऑलमोस्ट सेटल हो गया है ये मैटर। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमारे जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर था उसमें कर्नाटका वाज इन नेगेटिव, बट इन थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में पॉजिटिव होके टुडे हमारा जो ईयर एंड पे पोजीशन रहा है, कर्नाटका हैज एंडेड विद 7% डिसबर्समेंट में पॉजिटिव नंबर। एंड नाउ दैट ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, हमको ये प्रीवियस ईयर का नंबर, लोअर नंबर का भी बेनिफिट मिलेगा। तो दिस ईयर कर्नाटका वी शुड डेफिनेटली बी अराउंड 15% प्लस पॉजिटिव इन डिसबर्समेंट। एंड ऑलरेडी हमारा जो Q4 का नंबर रहा है, वी हैव बैक टू अराउंड 290 करोड़ पर मंथ का रन रेट इन ऑफ डिसबर्समेंट्स इन कर्नाटका। तेलंगाना में थोड़ा जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा टाइम लगा, जिसकी वजह से ये कर्नाटक, आई मीन तेलंगाना हैज बीन ऑलमोस्ट फ्लैट, ऑलमोस्ट इट्स अ वेरी मार्जिनल नेगेटिव आप कह सकते हो। बट बिकॉज अभी Q3 एंड Q4 में परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी पॉजिटिव, तो फर्स्ट मंथ ऑनवर्ड से हमारा एक्सपेक्टेशन है कि तेलंगाना इस साल वो भी पॉजिटिव में रहेगा। सो दिस ईयर डेफिनेटली ऑल द जोन्स विल बी इन पॉजिटिव। ओके, तो बेसिकली इन दोनों ज्योग्राफीज में हो क्या रहा था, मैनुअल या पेपर से, पेपर बेस्ड रिकॉर्ड से ट्रांजिशन हो रहा था एक सेंट्रल डिजिटल सिस्टम में, जिसे ई खाता कहा गया था। तो ट्रांजिशन में बैकलॉग हुआ था, कंफ्यूजन हुआ था, सब चोक हो गया था। तो अब वो धीरे धीरे शायद ईज ऑफ हो रहा हो, इस फाइनेंशियल ईयर में भी उसका कुछ हद तक इंपैक्ट देखने को मिला। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में था एनआईएम्स को लेकर, क्यू ऑन क्यू भी इंप्रूवमेंट 4.19% पे आता हुआ, पूरे फाइनेंशियल ईयर के तो पिछले साल से अच्छा खासा मार्जिन में इंप्रूवमेंट, पर उसका जवाब आपने दे दिया। आपने बातचीत में बताया कि वो बोरोइंग मिक्स आपके फेवर में जा रहा है, यानी कि पैसा जो उठा रहे हो, मतलब इसका मतलब है आप सस्ता पैसा उठा पा रहे हो, उसका फायदा मिल रहा है। पर जब बैंक से थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ रहा है, तो फिर वो प्राइम सैलरीड कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो मार्जिन स्क्वीज तो नहीं होंगे, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ तो नहीं रही सर, हो क्या रहा है? नहीं देखिए, हमारा जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ऑलमोस्ट 70% प्लस जो पोर्टफोलियो वो एनुअल रीसेट में था, एंड ड्यूरिंग द ईयर हमने काफी मेहनत करके वी हैव ब्रॉट इट डाउन टू 13%। सो अभी सारे हमारे जो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स है, ऑलमोस्ट 85% प्लस, जो अभी क्वार्टरली रीसेट पे है, एंड एनुअल रीसेट के चलते उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं हो रहा था और रादर डिलेड हो रहा था, जिसकी वजह से काफी प्रीपेमेंट्स हुए हैं। बट इस साल सिंस हमारा बिगिनिंग ऑफ द ईयर से हमने इसको करेक्ट कर लिया है, तो वी होप के थोड़ा इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली हमारे प्रीपेमेंट्स में आएगा, और बिकॉज कस्टमर्स हैव एक्सपीरियंस्ड लोअर रेट, उनको रेट बेनिफिट मिल गया है। एंड पहले उनको बिकॉज ऑफ द डीले और एनुअल रीसेट की वजह से नहीं मिल रहा था, तो वो शिफ्ट कर रहे थे दूसरे कंपनीज में। तो होपफुली दिस ईयर दैट इम्पैक्ट कम हो जाएगा। अच्छा, एक सब अच्छा था हाँ हाँ, तो इसी एक्चुअली एनुअल रीसेट की वजह से हमारा जो एनआईएम ड्यूरिंग द ईयर मंथ ऑन मंथ थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा था, बट नाउ हमारा पूरा सेट हो गया है, एंड अराउंड 2.8 का हमारा बिगिनिंग ऑफ द ईयर का एक्सपेक्टेड स्प्रेड है, एंड निम विल बी अराउंड 3.75 प्लस का हमारा गाइडेंस है, जो एक्चुअली मतलब ज्यादा ही रहा है उससे, बट हमारा गाइडेंस थोड़ा कंजर्वेटिवली हमने 3.75 का दे रहे हैं। सब अच्छा था। एक चीज सुरेश सर, जो एलिवेटेड कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्यू ऑन क्यू 18.5 से बढ़ के 19.8% पे आया, ये क्या कैनफिन होम्स कोई सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है? ये एलिवेशन का रीजन क्या है? यहां से और बढ़ेगा या कूल ऑफ होगा? कूल ऑफ होगा तो क्या कंफर्ट लेवल है, क्या टारगेटेड लेवल है इसके? देखिए, लास्ट ईयर हमने इनफैक्ट एक मेजर सैलरी रिवीजन का प्रपोजल भी किया था, जिसकी वजह से टू अलाइन विद द मार्केट, तो वो एक मेजर इंपैक्ट रहा है ड्यूरिंग द ईयर फॉर अ हायर कॉस्ट। और दूसरा, हमने एक मेजर आईटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट हमारा चालू है, इट इज एक्सपेक्टेड टू गो लाइव इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY27। तो उसमें हमारे जो कुछ खर्चे हैं जो हमने प्रोजेक्ट किए थे FY27 से, वो लास्ट क्वार्टर में आए हैं। फॉर एग्जाम्पल सम हमारे कुछ जो AMCs जो है
लाइसेंस कॉस्ट का रिन्यूअल्स वो Q4 में भी आए हैं। तो अबाउट 6 करोड़ का एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो हमने मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम Q1 जो Q4 में भी मतलब शुरू हो गए हैं। वी हैव ऑलरेडी मेड सम पेमेंट्स इन एडवांस। तो वो एक मेजर 6 करोड़ का एडिशनल रहा है जिसकी वजह से स्लाइटली एलिवेटेड है। आगे जाके हमने ऑलरेडी गाइडेंस दिया है कि नेट अबाउट 40 करोड़ का हमारा एनुअली एक्स्ट्रा एक्सपेंस रहेगा बिकॉज ऑफ आईटी, जो ऑलरेडी हमारे पिछले 2-3 क्वार्टर से हम गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, रोड मैप 2028 आपका प्रेजेंटेशन दिखाता है जिसमें मेरे ख्याल से हम ऑलमोस्ट अचीव करने की कगार पे खड़े हुए हैं। अगर मैं 26 के एंड से नंबर्स देखूं, ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन भी, रेस्ट ऑफ इंडिया और साउथ का जो मिक्स आपने प्रेजेंट करा, प्रोडक्ट मिक्स हो, सेगमेंट मिक्स हो, सिर्फ एक सोर्सिंग मिक्स, जब वो मार्च 23 से लेके मार्च 26 तक हालात नहीं इंप्रूव हुए तो हम इतने एग्रेसिव टारगेट्स कैसे लेके चल रहे हैं? डीएसए अभी 80% है, 28 तक आप लोग कह रहे हो 60% के आसपास पहुंचेगा। ये ऐसा तो नहीं है ये जो आप ये मेजर आईटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है, ये कोई डिजिटल पुश देने की तैयारी कर रहा है कैन फिन होम्स और उससे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? बिल्कुल, देखिए एटलीस्ट एक 10% हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन या एडिशनल सोर्सिंग जो होगा, हम ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिजिटल सोर्सिंग के होगा। दैट इज वन थिंग। और दूसरा हमारा जो ये सेल्स टीम हमने जो खड़ी की है पिछले 1-1.5 साल में, दैट इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। और हम उसमें भी हम स्टाफ ऐड कर रहे हैं और हमारी टीम स्ट्रेंथ इंप्रूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सेल्स टीम का भी परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव होगा। जो हमने फैक्टर किया है इन द नेक्स्ट ईयर ग्रोथ। इस साल में भी अगर आप देखें तो विद अबाउट 90 पीपल और अदर 80 पीपल एट द एंड ऑफ द ईयर, हमारा जो टोटल कंट्रीब्यूशन रहा है ऑलमोस्ट क्लोज टू 900 करोड़, 868 करोड़ का कंट्रीब्यूशन ये सेल्स टीम से आया है। जो डायरेक्ट सोर्सिंग रहेगा, सो दैट जैसे हम स्टाफ बढ़ाएंगे ये भी हमारे काफी कंट्रीब्यूट करेगा हमारे आगे जाके ग्रोथ में। अच्छा, आप लोग के लिए सबसे प्रोमिनेंट मार्केट आपको फोर्ट्रेस रहा कर्नाटका, दक्षिण भारत में वो तेलंगाना वगैरह। अब वो ये सब वो आईटी के स्लोडाउन की अब बड़ी चर्चा हो रही है, पता नहीं क्योंकि सैलरीड है। आई एम अज्यूमिंग आईटी जॉब्स वगैरह वो सैलरीड इंडिविजुअल्स आपका बड़ा कैचमेंट एरिया होगा। कुछ स्लोडाउन हो रहा है, कुछ कंसर्न्स, कुछ वरीज एमिनेट हो रहे हैं क्या उस पॉकेट से? ऐसा आपने कुछ ऑब्जर्व करा? देखिए, हमारा जो आईटी का जो कोर आईटी जो सैलरीड सेगमेंट जो है वो ओनली 6% है। जो हमारे प्रेजेंस इनफैक्ट बैंगलोर हैदराबाद में काफी ज्यादा है, बट फिर भी हमारा जो कोर आईटी का जो सेगमेंट है वो ओनली 6% है। मेनली हमारे जो सैलरीड सेगमेंट है वो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है और गवर्नमेंट सेक्टर में से है। तो हमारा जो इम्पैक्ट अभी तो इतना कुछ हमको दिख नहीं रहा है। एंड दूसरी बात यह है कि इवन जो हमारे जो जॉब्स लॉसेस जो जिसकी बात हो रही है, वो ऐसा भी नहीं है कि दे आर लूजिंग द जॉब एंड सिटिंग एट होम। वो उनको दूसरे जॉब तो मिल ही रहे हैं और वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे, लाइक फॉर एग्जांपल जब कोडिंग का काम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम होगा, तो जीसीसी का काम भी काफी इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो दे आर गेटिंग ऑफसेट एंड वी डोंट एक्सपेक्ट कि इसकी वजह से हमारा कुछ मेजर लॉसेस या कुछ होगा। एंड एनीवे प्रॉपर्टी प्राइसेस आर आल्सो गोइंग अप, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई मेजर लॉसेस या कुछ इंपैक्ट होगा। रेंटल इनकम भी काफी अच्छा बिल्ड हुआ है फॉर पीपल, सो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। परफेक्ट। ये रेंटल यील्ड मुंबई में बड़े कम है। वैसे हम बाकियों के लिए अच्छी खबर है। सुरेश सर, जाते आते एक सवाल, तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का प्रोब ऑर्डर करा है, वो विसिल ब्लोअर कंप्लेंट, रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस कैन फिन होम्स को लेकर, क्योंकि इतनी बड़ी एंटिटी है इसीलिए जरूरत है सीवीसी के जांच की। वुड यू लाइक टू क्लियर दैट एयर सर? देखिए, इसमें ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैनफिन इज अ प्राइवेट एंटिटी, इसमें गवर्नमेंट का होल्डिंग है नहीं, इट्स नॉट एज पार्ट ऑफ अ स्टेट, जिसकी वजह से सीवीसी का इम्पैक्ट आना है। हाँ, और कैनरा बैंक का जो जिसकी जिसकी बात हुई है, इसमें कैनरा बैंक का रोल सिर्फ हमारे बोर्ड पे प्रेजेंस है और देयर होल्डिंग इज ओनली लेस देन 30%। तो इसकी वजह से सीवीसी का इसमें रोल आता नहीं है। इनफैक्ट इन द पास्ट ऐसे 4 केसेस हो चुके हैं जिसमें द हाई कोर्ट, इनफैक्ट हैदराबाद हाई कोर्ट इटसेल्फ हैज given a statement or passed a judgment के CanFin doesn't come under the definition of state. So मेरे हिसाब से ये जो है वैसे ये सब जुडिस है, so I would not want to comment more on this, but because जो CanFin जो है वो स्टेट में नहीं आके डेफिनेशन में नहीं आता, so CVC एक्चुअली एप्लीकेबल है नहीं इन केस ऑफ CanFin होम्स। परफेक्ट। मैंने कहा वो आज ही वो हेडलाइन ग्रैब कर रहा था, तो आपसे पूछ लूं। सुरेश सर, थैंक यू सो मच सीबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। कॉन्फिडेंट FY27 के लिए बढ़िया टारगेट सेट करें AUM के,
डिसबर्समेंट्स के और FY 26 के वो टारगेट्स अचीव करती हुई ये कंपनी। ब्रेक के